नमस्कार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 15 जून को राष्ट्रपति के चुनाव का डेट अनाउंस कर दिया गया था। उसके बाद एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव के कैंडिडेट का नाम भी अनाउंस कर दिया है, जो कि होंगे द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले यूपीए ने भी अपना चुनाव का कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, जो कि होंगे यशवंत सिन्हा। अब ये जो यशवंत सिन्हा है, ये पहले वैसे बीजेपी के ही मेंबर हुआ करते थे, लेकिन 2017 में बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। जो नरेंद्र मोदी का गवर्नेंस करने का जो स्टाइल है, वो यशवंत सिन्हा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी कौन हैं और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन से लोग हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, और एमपी एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होती है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। तो इस तरह से हमने देखा कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने बताया कि हम सर्वसम्मति से अपना जो भी एनडीए के जितने भी पार्टीज हैं वो सब मिल करके जो है हमने अपने राष्ट्रपति के कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, जो कि होंगे द्रौपदी मुर्मू जी। अब हम जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी कौन है। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म उड़ीसा के 30 जिला में से एक मयूरभंज जिला के एक गांव बैदापोसी में एक संथाल परिवार में 20 जून 1958 को हुआ था। इनकी शादी चरण मुर्मू जी से हुई, जिनके 3 बच्चे हुए, 2 लड़का और 1 लड़की। दोनों लड़का और पति चरण जी का जो है देहांत हो जाता है। तो इनका जीवन जो है पूरी तरह से कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी ये कभी अपनी जीवन में हार नहीं मानी। उसके बाद ये आर्ट से ग्रेजुएशन करती है और सिंचाई विभाग में जो है इनको कलर की नौकरी मिलती है, और उसके बाद इन्हें जो है एक ऑनररी असिस्टेंट टीचर के रूप में भी जो है ये समाज को सर्व करते हैं। उसके बाद पंचायत इलेक्शन में पार्षद के रूप में चुनी जाती है, जहां से ये अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करती हैं। रायरंगपुर से 2 बार विधायक के रूप में चुनी जाती हैं। 2007 में ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इन्हें नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। नीलकंठ पुरस्कार उन विधायक को दिया जाता है जो कि अपने कार्यकाल में समाज के लिए एक अच्छा कार्य करते हैं और समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उसके बाद 2009 में विधानसभा का चुनाव होता है ओडिशा में, जिसमें बीजू जनता दल जो है चुनाव के कुछ ही हफ्ते पहले बीजेपी से अलग हो जाते हैं और अकेला चुनाव लड़ते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को भारी हार का मुंह देखना पड़ता है उस इलेक्शन में। लेकिन उसके बावजूद भी द्रौपदी मुर्मू जी अपना विधायक का चुनाव जीतने में सफल रहती हैं। उसके बाद 2015 में झारखंड के गवर्नर बनने का भी गौरव इन्हें प्राप्त है। ये 2015 में झारखंड के गवर्नर बनती हैं और 2021 तक रहती हैं। ये पहली महिला गवर्नर होती हैं जो कि अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल कंप्लीट करती हैं। इससे पहले झारखंड के जितने भी गवर्नर बने, वो कोई भी जो है वो अपना 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती हैं, जो कि लगभग तय हैं, तो ये पहला राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म भारत की आज़ादी के बाद हुआ। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था, और साथ ही साथ ये पहला महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगे। इससे पहले पहला महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को प्राप्त है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार क्यों माना। तो उसके पीछे देखें तो बहुत सारे पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी है। आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं। इससे जो है बीजेपी जो है उन आदिवासी का वोट लेने में कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू जी महिला भी हैं, तो ये महिला का वोट भी लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी है, जिस वजह से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में एनडीए के द्वारा चुना गया है। अब हम समझते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, जो भारत के सांसद हैं उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा जितने भी राज्य में विधानसभा है, तो विधानसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सभी की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। अब वोट की वैल्यू कैसे तय होती है, जैसे अगर हम बात करें कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होगी, तो वो उस राज्य के पॉपुलेशन पर निर्भर करती है। 1971 का जो सेंसस था
उसी सेंसस को जो है पॉपुलेशन का आधार माना जाता है। टोटल जो राज्य का जो पॉपुलेशन होता है और उस राज्य में टोटल जो एमएलए के सीट होते हैं, तो टोटल पॉपुलेशन को एमएलए के सीट से भाग दे दिया जाता है। तो जो वैल्यू निकल के आता है उसमें फिर से 1000 से भाग दिया जाता है। फिर जो वैल्यू निकल के आती है वो उस राज्य की एक वोट की एमएलए की वैल्यू होती है। उत्तर प्रदेश में जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है यहाँ के एमएलए की वोट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें सिक्किम में, तो वहाँ की वोट की वैल्यू सबसे कम होती है। इस तरह से टोटल देखें तो राज्यसभा में 233 सीट हैं, लोकसभा में जो है वो 543 सीट हैं, और टोटल पूरे देश में जितने विधानसभा हैं उन सभी के टोटल अगर हम एमएलए को कैलकुलेट करें, टोटल एमएलए को ऐड करें, तो टोटल एमएलए हो जाते हैं 4120, और सारे मिला करके जो है टोटल 4896 लोग हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी ये सभी के सभी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्टोर्स बोला जाता है। यानी इलेक्टोरल कॉलेज है जिसमें ये सारे बंदे मिलकर के जो है राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो राष्ट्रपति को जीतने के लिए 50% प्लस 1 वोट चाहिए। टोटल हम वैल्यू ऑफ वोट्स की बात करें तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स हो जाता है 10,98,903, जिसमें टोटल एमपीज की वोट की वैल्यू अगर हम देखें तो होता है 5,49,408, और टोटल एमएलएच की वोट की वैल्यू अगर हम काउंट करें तो हमको मिलता है 5,49,495। तो इस तरह से देखें जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट एमएलए होता है वो टोटल वैल्यू ऑफ वोट एमपी से ज़्यादा होता है। अब समझते हैं कि आखिर राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहला यह है कि वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनका एज जो है वो 35 साल से ऊपर होना चाहिए, और साथ ही साथ कोई भी अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है तो उस किसी भी सीट पे वो विद्वान नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मान लो कोई एमपी एमएलए हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो राष्ट्रपति के ऑफिस में प्रवेश करने से पहले उन्हें जो पहले वाला पोस्ट था एमपी एमएलए किसी भी चीज़ का, तो उसे जो है त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम सारे वोट को कैलकुलेट करते हैं तो एनडीए के पास जो है टोटल 48% वोट हैं, जबकि यूपीए के पास जो है वो 24 to 25% है। तो इतने कम वोट शेयर हैं यूपीए के पास और 48% वोट शेयर हैं एनडीए के पास। तो इससे यही नतीजा निकलता है कि आगे जो कैंडिडेट राष्ट्रपति बनेंगे वो एनडीए के तरफ से ही होंगे। इन्हें सिर्फ 2% वोट की ज़रूरत है, जो कि इन्हें अरेंज करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने भारत के होने वाले पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में हमने जाना, और भारत के राष्ट्रपति इलेक्शन कैसे होता है ये भी हमने समझने की कोशिश किया। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।